नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 13 अगस्त को मना वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। बी द रीजन फॉर समवन से स्माइल टुडे रखी गई थीम। डिमांड और सप्लाई में है बड़ा गैप। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव्स यात्रा हुई समाप्त। भारत मालदीव संबंधों में अहम रही ये यात्रा। हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर अहम है मालदीव। और कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में एनएचआरसी हुआ एक्टिव। डिटेल रिपोर्ट का दिया गया आदेश। सिविल कोर्ट की शक्तियां रखता है एनएचआरसी। आइए शुरू करें। आप कितने तरह के डोनेशन यानी दान के बारे में जानते हैं? तमाम तरह के डोनेशंस में से एक है अंगदान। अंगदान की अहमियत का अंदाजा केवल वे परिवार लगा सकते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स को इसकी जरूरत होती है। सोचकर देखिए, मौत कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन अगर किसी को यह पता चले कि किसी व्यक्ति से अंगदान में मिल जाए तो जीवन बच सकता है, और इससे बड़ा दान क्या होता होगा। यह तो किसी को कोई नई लाइफ देने जैसा हुआ। अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन की इसी अहमियत को समझाने के मकसद से दुनिया भर में 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। 2024 के लिए इस दिन की थीम बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोगों के बीच से ऑर्गन डोनेशन को लेकर फैले मिथ्स को दूर किया जाए। यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग के मुताबिक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को जीवन बचाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डोनेट करने वालों की संख्या इसके मुकाबले बहुत कम है। यहां पर सप्लाई और डिमांड के बीच बड़ा गैप है। भारत में पहले नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पिछले साल ही इसे चेंज करके 3 अगस्त किया गया है। 3 अगस्त को भारत में पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। भारत में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994 यानी मानव अंगों और उत्तकों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के जरिए रेगुलेट होता है। यह एक्ट ज्यादातर मामलों में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति या पत्नी, दादा दादी, पोते पोतियों जैसे करीबी रिश्तेदारों से जीवित दान की अनुमति देता है। यहाँ जीवित दान का मतलब है कि अंगों को दान करने वाला व्यक्ति जिंदा है और दान करना चाहता है। दूर के रिश्तेदारों, ससुराल वालों या लंबे समय के दोस्तों से परोपकारी दान को अतिरिक्त जांच के बाद अनुमति दी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस डोनेशन में कोई वित्तीय आदान प्रदान नहीं हो रहा हो। करीबी रिश्तेदारों से जीवित दान के लिए, जिसमें भारतीय या विदेशी शामिल हो सकते हैं, उनकी पहचान करने वाले डॉक्यूमेंट्स, फैमिली ट्री डॉक्यूमेंट्स और डोनर रिसीवर संबंध को साबित करने वाली फोटो, डोनर की वित्तीय स्थिति साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। साथ ही संबंध स्थापित करने के लिए डोनर और रिसीवर का इंटरव्यू भी लिया जाता है। अगर डोनेशन नॉन रिलेशन वाले व्यक्ति करना चाहते हैं तो डोनर रिसीवर के दीर्घकालिक सहयोग या मित्रता को दर्शाने वाले डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफिक प्रूफ अन्य सभी दस्तावेजों के साथ जमा करने पड़ते हैं। अवैध लेन देन से बचाव के लिए ऐसे मामलों की जांच एक बाहरी समिति द्वारा की जाती है। देखिए, कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर किसी अमीर व्यक्ति को ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है तो वह पैसे देकर गरीब लोगों से ऑर्गन डोनेशन करवा सकते हैं, लेकिन ये एक इलीगल प्रोसेस है। इस मामले में दान देने वाले व्यक्ति की इच्छा शामिल होनी चाहिए, न कि किसी तरह का दबाव। भारत में अंगदान देने के लिए व्यक्ति को नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहां से एक डोनर कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल होता है। यहां एक बात समझिए कि जीवित व्यक्ति द्वारा अंगदान न किया जाना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन भारत में तो लोग मौत के बाद भी अंगदान के लिए परमिशन नहीं देना चाहते। इसके पीछे वजह है धार्मिक मान्यताएं। देखिए, हर धर्म में आत्मा के लिए अलग अलग तरह से थ्योरी दी गई है। इसी के चलते मौत के बाद होने वाला दाह संस्कार अहमियत रखता है। हिंदू धर्म तो दाह संस्कार को 16 संस्कारों में से एक मानता है। आत्मा की शांति के लिए शरीर को जलाना जरूरी माना जाता है। इन थियरीज के चलते लोगों को लगता है कि अंगदान से शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा और आत्मा को शांति नहीं मिल सकेगी। इससे अंगदान में भी कमी देखने को मिलती है। 13 अगस्त को विश्व भेड़िया दिवस के तौर पर गुजरात में सुरेंद्रनगर स्थित वाइल्ड एस सेंचुरी में 6 भेड़ियों को रिलीज किया जाएगा। इन भेड़ियों को चिड़ियाघर में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत पाला गया है। दरअसल सुरेंद्रनगर में किसी भी वाइल्ड प्रेडेटर यानी जंगली शिकारी मौजूद न होने के चलते नीलगाय और जंगली सूअरों की संख्या बढ़ गई है और ये किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके चलते भेड़ियों को जंगल में छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि भेड़िए बड़े आकार के मांसाहारी जानवर होते हैं। ये डॉग फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इंसानों से कॉन्शियस रहते हैं। मतलब इंसानों से ज्यादा मेलजोल इन्हें पसंद नहीं। साथ ही डॉग्स की तरह इन्हें कभी भी घरों में पाला नहीं गया है।
वुल्फ की दो प्रजातियों को मान्यता दी जाती है, ग्रे वुल्फ और रेड वुल्फ। भेड़ियों के समूह को वुल्फ पैक कहते हैं। इसमें आमतौर पर अडल्ट पेरेंट्स और उनके वर्तमान साल में पैदा हुए बच्चे शामिल होते हैं। वुल्फ पेरेंट्स को अल्फा मेल और फीमेल या अल्फा पेयर कहा जाता है। रेड वुल्फ पैक आमतौर पर ग्रे वुल्फ पैक से छोटा होता है। इनका जेस्टेशन पीरियड 63 दिनों के करीब मानते हैं। भारत में ग्रे वुल्फ की प्रजाति पाई जाती है। भारत में भेड़ियों के संरक्षण पर उस तरह से काम नहीं किया गया जैसे टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, राइनो के संरक्षण के लिए काम किया गया है, जबकि भारतीय ग्रासलैंड को बचाने में इनकी भूमिका बड़ी अहम है। भारत में भेड़ियों की संख्या का एग्जैक्ट नंबर का आइडिया भी नहीं है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में तकरीबन 2 से 3 हजार की संख्या में ये पाए जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते दिनों मालदीव की यात्रा पर थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स को काफी अहमियत मिली हुई है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है मालदीव। ये यात्रा भारत और मालदीव के संबंधों में कई मायनों में अहमियत रखती है। मालदीव में मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत की तरफ से ये पहली ऑफिशियल विजिट है। गौरतलब है कि मोहम्मद मोइजू को प्रो चाइना माना जाता है। उम्मीद है कि मोहम्मद मोइजू भी सितंबर में भारत की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान मालदीव के 1000 सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, विशेष शिक्षा, स्पीच थेरेपी और स्ट्रीट लाइटिंग के क्षेत्रों में भारत द्वारा अनुदान सहायता के तहत 6 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी संयुक्त रूप से शुभारंभ किए गए। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल और मोहम्मद मोइजू की 5 मिलियन पेड़ परियोजना के तहत लोनुजियाराय पार्क में पौधा भी लगाया गया। बता दें कि मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। बावजूद इसके एशिया के 2 बड़े देश भारत और चीन की विदेश नीति में ये खासा इंपॉर्टेंट है। वजह है इसकी लोकेशन। मैप में आप देख पा रहे होंगे कि मालदीव द्वीप की सीरीज में हिंद महासागर में फैला है। यह देश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित है। इसकी लोकेशन इसे भू राजनीति के लिहाज से बहुत अहम बनाती है। इसलिए जो भी देश हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त बनाना चाहते हैं उनके लिए मालदीव जरूरी है। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कोलकाता में विमेन डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद मर्डर के केस में स्वतः संज्ञान लिया है और आयोग के मुताबिक इस केस में पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से 2 हफ्तों के भीतर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में पूछा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, साथ ही पीड़िता के नजदीकी संबंधियों को कंपनसेशन के तौर पर क्या दिया गया, साथ ही ऐसी घटनाएं आगे न हों इसके लिए क्या इंतजाम किए गए। देखिए, एनएचआरसी को किसी ऐसे मामले में जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है, भले ही इसके लिए कोई फॉर्मल कंप्लेंट न दायर की गई हो। इसके अलावा एनएचआरसी को किसी शिकायत की जांच करते वक्त सिविल कोर्ट की शक्तियां भी हासिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 के जरिए गठित किया गया था। इस अधिनियम को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के जरिए संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मंडे ब्लूज। आप ऑफिस गोइंग हो या फिर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, मंडे ब्लूज की फीलिंग का अंदाजा आपको होगा। दरअसल वीकेंड के बाद जब सोमवार को स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाना होता है तो फीलिंग आती है कि मंडे को भी इंटरनेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया जाए। स्कूल कॉलेज में तो फिर भी छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों का मंडे ब्लूज का दर्द एक ऑफिस गोइंग पर्सन ही समझ सकता है। मंडे ब्लूज लंबे वीकेंड के बाद काम या पढ़ाई में मन न लगने को कहा जाता है। आप बताइए, आपको मंडे ब्लूज फील होता है? आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने मॉडल सोलर विलेज के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है।
इसके लिए चयनित गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक आबादी वाला गांव होना चाहिए। चयन किए गए प्रत्येक सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की देखरेख में राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च द्वारा विकसित उच्च उपज वाली सैफ्लावर्स यानी कुसुम किस्म को जारी किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्मों में से एक थी। कुसुम की जारी की गई किस्मों में ISF 300 और ISF 123 सेल 15 शामिल हैं। ये किस्में क्रमशः 38 और 34% की हाईएस्ट ऑयल कंटेंट देती हैं तथा दोनों ही किस्मों ने विल्ट रोग के प्रति रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिखाया है। कुसुम को कुसुम्भ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तिलहनी फसल है जिसमें 24 से 36% ऑयल होता है। इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए ज्यादा किया जाता है। इसकी खेती रबी सीजन में की जाती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसे बांग्लादेश में हुए हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग है। इसे नारिकेल, जंजीर और दारूचिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद का विषय रहा था। 1974 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत इस द्वीप को बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा माना गया, लेकिन विवाद फिर भी बना रहा। आगे जाकर 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने अपने फैसले में इसे बांग्लादेश का हिस्सा माना। बांग्लादेश और म्यांमार के पास स्थित होने के चलते यह भू राजनीतिक महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र समिति ने व्यापक विरोध के बावजूद पहली साइबर अपराध संधि को मंजूरी दी। 3 साल की बातचीत के बाद इस संधि को सर्वसम्मति से अपनाया गया, लेकिन अभी भी इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के लिए रखा जाएगा। इस संधि का उद्देश्य साइबर अपराध को प्रभावी तौर पर रोकना और उससे निपटना है, जो पूरी तरह से बाल यौन शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर केंद्रित है। संधि उपकरणों के दुरुपयोग और कंप्यूटर से संबंधित फ्रॉड या चोरी को भी ये शामिल करता है तथा यह संधि साइबर अपराध और डेटा तक पहुंच में सक्षम बनाने वाले कानूनी ढांचे और वैश्विक आपराधिक न्याय नीति स्थापित करने में मदद करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी की गई। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार नवा संस्करण है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय की ओर से 3 नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड स्किल यूनिवर्सिटीज हैं। इस रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत के बाद से 100 संस्थानों को समग्र यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग और कॉलेज श्रेणियों में रैंक दी गई है। इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लगातार छठे साल यानी 2019 से 2024 तक समग्र श्रेणी में और इंजीनियरिंग में भी लगातार 9वें वर्ष यानी 2016 से 2024 तक अपने पहले स्थान को बरकरार रखा है। वहीं समग्र श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा और IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, सेंट मार्टिन आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आइलैंड बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। वर्तमान में यह म्यांमार के नियंत्रण में है। यह आइलैंड बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मालदीव किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील कुरुंजी पूर्वी घाट से संबंधित है। इसका फूल 12 साल में एक बार ही खिलता है। नील कुरुंजी IUCN की सूची में वल्नरेबल के तौर पर दर्ज है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, संलेखना या संथारा प्रथा किस दर्शन से संबंधित है? जैन, बौद्ध, लोकायत या फिर योग? सही जवाब है विकल्प ए, जैन। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं इस बुलेटिन की तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। नमस्कार।